पुलिस अधीक्षक अनामिका वर्मा आज बाजार अपने पिता रमेश चंद्र के साथ जा रही थीं, जो बरसों बाद कुछ दिनों के लिए घर लौटे थे। इसीलिए वो नहीं चाहती थीं कि किसी सरकारी तामझाम की वजह से पिता के साथ बिताए जाने वाले इन कीमती पलों में कोई खलल पड़े। तभी अनामिका ने एक बंद पड़ी दुकान की ओर इशारा करते हुए कहा, पिताजी, आपको याद है वो सामने वाली दुकान? बचपन में यहाँ से आप मुझे स्कूल के लिए नीली रंग की स्याही वाली कलम दिलाया करते थे। उनकी बात सुनकर रमेश चंद्र मुस्कुराए। हाँ बेटी, और तू हमेशा 2 की जगह 4 कलम की जिद करती थी। तू कहती थी कि 2 खो जाएंगे। ऐसे ही दोनों हंसते बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे दोनों अपनी ही दुनिया में मग्न थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही पलों में उनकी ये खुशियों भरी दुनिया तहस नहस होने वाली है। तभी अजीत नगर बाजार की गुनगुनाहट को चीरती हुई 3 पुलिस की मोटरसाइकिलों का खौफनाक सायरन गूंजा। बाइकें तेजी से भीड़ को हटाती हुई अंदर घुसीं। हर बाइक पर 2-2 सिपाही बैठे थे, जिनके चेहरे हेलमेट के काले शीशों के पीछे छिपे थे, लेकिन हाथों में लिए डंडों से उनकी नीयत साफ झलक रही थी। एक हवलदार चिल्लाते हुए बोल रहा था, चलो हटो, सब रास्ता खाली करो, दुकान के अंदर जाओ, ऊपर से हुक्म है, साहब का काफिला निकलने वाला है। ये सुनते ही बाजार में भगदड़ मच गई। लोग डर के मारे अपनी दुकानों और ठेलों को अंदर खींचने लगे। जो बाजार अभी जिंदगी से भरपूर लग रहा था, अब वहाँ एक अजीब सा डर पसर गया था। एक सिपाही ने फल बेच रहे एक बूढ़े आदमी की टोकरी पर लात मार दी, जिससे सारे संतरे और केले सड़क पर बिखर गए। एक लड़का जो यह सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, उसकी गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। जब अफसर का दौरा हो तो मक्खी भी नहीं दिखनी चाहिए, सब साफ चाहिए। एक हवलदार गरज रहा था। उसका नाम था विनोद शर्मा। उसकी तोंद उसकी वर्दी से बाहर झांक रही थी और आंखों में सत्ता का नशा साफ दिख रहा था। इस इलाके में वो अपनी बदसलूकी और घमंड के लिए जाना जाता था। किसी को नहीं पता था कि कौन अफसर आ रहा है, लेकिन हर कोई डरा हुआ था। ये तमाशा यहाँ लगभग रोज होता था। अनामिका ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। उसके चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। वो बाजार जहाँ उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी, आज वही वर्दी पहने कुछ लोग आम इंसानों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे वे किसी के गुलाम हों। अनामिका ने उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन उसके पिता ने उसे रोक लिया और बिना कोई दखल के वे दोनों आगे बढ़ने लगे। तभी चलते चलते उनके पैर दुखने लगे थे और वो बस एक पल के लिए सांस लेने को एक दुकान के बाहर रखे खाली बक्से पर बैठ गए और अपनी बेटी से बोले, बेटी तुम जाओ मिठाइयाँ खरीद कर लाओ, तब तक मैं यहीं बैठा हूँ। बेटी अनामिका बोली, पिताजी अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर अनामिका वहाँ से चली गई। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने अनामिका की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया। हवलदार विनोद शर्मा की नज़र रमेश जी पर पड़ी तो वो तुरंत उनके पास गया और चिल्लाते हुए बोला, ए बूढ़े, यहाँ क्यों बैठा है? ये वीआईपी रूट है, दिखाई नहीं देता? विनोद की आवाज़ में जरा भी लिहाज नहीं था। रमेश जी ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, बेटा बस पैर दुख रहे थे, अभी उठ जाता हूँ। हवलदार विनोद जहरीली हंसी हंसा, तेरी उम्र के बराबर तो मेरी नौकरी हो गई है। तुम जैसे लोग ही गंदगी फैलाते बाजार में भीड़ लगाते हो। रुक, अभी सिखाता हूँ तुझे तरीका। और फिर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज हवा में गूंजी। ऐसा लगा जैसे उस एक आवाज ने बाजार के हर शोर को निगल लिया हो। बाजार में चारों तरफ लोगों की भीड़ जुट गई। लोग तमाशा देखने लगे, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सब जहाँ थे वहीं पर पत्थर बन गए। उसी वक्त अनामिका पहुंची तो देखा उसके पिता का चेहरा एक तरफ झुक गया था और उनकी आंखों में आंसू थे। अनामिका वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में बस उस थप्पड़ की गूंज थी। वो थप्पड़ सिर्फ उसके पिता के गाल पर नहीं पड़ा था, वो थप्पड़ एक बेटी के दिल पर पड़ा था। जिस पिता ने उसको पाल पोस कर इस लायक बनाया था, उसी पिता को उसकी आंखों के सामने एक मामूली हवलदार ने थप्पड़ मार दिया। अनामिका के अंदर गुस्सा इतना भड़का, फिर वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता पर हाथ उठाने की? तुम सब इस बाजार में गुंडागर्दी कर रहे हो। तभी हवलदार विनोद ने चिल्लाते हुए बोला, चल भाग यहाँ से, ज्यादा ज्ञान मत दे, नहीं तो तुझे भी हवालात भेज दूंगा। इतना सुनते ही अनामिका के अंदर तूफान खड़ा हो गया। उसने अपना मोबाइल निकाला, एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से फोन उठते ही उसकी आवाज निकली, शांत लेकिन लोहे की तरह मजबूत। मैं चंद्रलोक जिले की पुलिस अधीक्षक अनामिका वर्मा बोल रही हूँ। फोन के दूसरी तरफ बैठा ऑपरेटर हकलाने लगा, जी जी मैडम। तभी अनामिका ने तेज आवाज में बोला,
इसी वक्त अजीत नगर बाजार में मौजूद हवलदार विनोद शर्मा और उसकी पूरी टीम को निलंबित किया जाए और पुलिस उपाधीक्षक एसपी साहब से कहो 15 मिनट के अंदर वो मुझे इसी बाजार में मिले। फोन रखकर अनामिका अपने पिता के पास गई। उसने उन्हें उठाया, उनके आंसू पहुंचे और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। बाजार की हर नजर अब उन पर टिकी थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये बार सूट वाली लड़की कौन है जिसके एक फोन ने पुलिस अफसरों के बीच हड़कंप मचा दिया था। हवलदार विनोद का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। वो कांपता हुआ आगे आया। कौन हो तुम? झूठ बोल रही हो? अनामिका ने अपने पिता को सहारा देकर खड़ा किया और फिर घूमकर विनोद की आंखों में देखा। मैं वो हूँ जिसे तुमने एक आम आदमी की बेटी समझा, और मैं वो हूँ जो अब तुम्हारे इस घमंड को तोड़ देने वाली हूँ। मैं इस जिले की पुलिस अधीक्षक हूँ और तुमने मेरे पिता पर हाथ उठाया है। ये शब्द नहीं थे, बिजली थी जो विनोद पर गिरी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ठीक 15 मिनट बाद एसपी की गाड़ी सायरन बजाती हुई वहां पहुंची। एसपी साहब लगभग दौड़ते हुए गाड़ी से उतरे। उनके माथे पर पसीना था। मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अनामिका ने हाथ उठाकर उन्हें सख्त आवाज में बोला, ये गलती नहीं है एसपी साहब, बहुत बड़ा अपराध है। ये कैसा नियम है, बाजार में आम गरीब बुजुर्ग लोगों को ऐसा प्रताड़ित और उनके साथ बदसलूकी की जाए? इसे आप गलती बोलोगे। ये वो सच है जो हर रोज इस व्यवस्था की दीवारों के पीछे घटता है, और आज वो पर्दा हट चुका है। उसी वक्त पूरे बाजार के सामने हवलदार विनोद और उसकी टीम को निलंबित कर दिया गया। उन्हें जबरदस्ती जीप में ठूसा गया। जो भीड़ अब तक सांस रोके खड़ी थी, अब वो धीरे धीरे तालियां बजाने लगी। किसी ने हिम्मत करके नारा लगाया, पुलिस अधीक्षक साहिबा जिंदाबाद। अनामिका ने अपने पिता का हाथ थामा और बोली, अब आप ठीक हैं पिताजी? रमेश जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू बेबसी के नहीं, गर्व के थे। आज तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, इज्जत दे दी बेटी। उस रात अनामिका अपने सरकारी बंगले पहुंची। उसका दिमाग शांत था, लेकिन दिल में एक तूफान था। ये सिर्फ एक हवलदार की बदतमीजी का मामला नहीं था, ये उस पूरे सड़े हुए सिस्टम की बीमारी का एक लक्षण था। उसने एक फाइल निकाली जिस पर लिखा था जन सुनवाई। फाइल उन शिकायतों से भरी थी जिन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया था। कहीं पुलिस की अवैध वसूली, कहीं बेगुनाहों को झूठे केस में फंसाने की दास्तां, तो कहीं किसी गरीब की एफआईआर तक न लिखने की शिकायतें। अनामिका समझ गई थी कि लड़ाई सिर्फ एक विनोद शर्मा से नहीं है, लड़ाई उस सोच से है जो वर्दी को इंसानियत से बड़ा समझती है। अगली सुबह अनामिका ने पुलिस अधीक्षक की गाड़ी नहीं बुलाई। उसने एक पुराने पीले रंग का सलवार सूट पहना और एक आम लड़की की तरह स्कूटर उठाकर निकल पड़ी। उसकी मंजिल थी थाना शांति नगर, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकायतें यहीं से थीं। वो थाने पहुंची तो पहरेदार ने उसे रोक लिया। कहा, किससे मिलना है? तो उसने घबराई हुई लड़की की एक्टिंग करते हुए कहा, एक शिकायत दर्ज करवानी है। इतना बोलकर अंदर चली गई। अंदर थानेदार पान चबाता हुआ बैठा था। उसने अनामिका को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, क्या हुआ, किसके खिलाफ शिकायत है? अनामिका नरम भाव से बोली, यहीं के कुछ पुलिस वालों के खिलाफ। वो मेरे भाई को कल रात घर से उठा कर ले आए, पैसे मांग रहे हैं। थानेदार जोर से हंसा। अच्छा, पुलिस की शिकायत पुलिस से ही करने आई है? चल भाग यहाँ से, ज्यादा नाटक किया तो तुझे भी अंदर डाल दूंगा। अनामिका मुस्कुराई। तभी दरवाजे से वही एसपी अंदर आए जो कुछ दिन पहले अनामिका के एक फोन पर बाजार में दौड़ते हुए आए थे। थानेदार, हवलदार और सिपाहियों की आंखें जैसे उन्हें देखी, तुरंत खड़े हो गए और एक हवलदार तेजी से सामने रखी कुर्सी के पास गया और कुर्सी को अपने हाथों से साफ करने लगा और उन्हें बोला, साहब बैठिए। एसपी ने उस कुर्सी पर बैठा तो थानेदार ने उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, साहब अचानक इस दास को बिना बताए कैसे आना हुआ? एसपी जैसे कुछ बोलने वाला था, तभी उसकी नजर सामने एक कोने में खड़ी उस अनामिका पर गई। उसने तुरंत खड़ा हो गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एसपी की इस हालत को देख थानेदार, हवलदार के भी होश उड़ गए। उसके मन में सवाल उठने लगा कि इस लड़की को देख एसपी साहब के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया। तो उसने पूछा, साहब क्या हुआ? तो एसपी ने गुस्से में डरते हुए थानेदार को बोला, मूर्ख, इस मैडम को कुछ बोला तो नहीं ना? इस बात को सुनकर मानो थानेदार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। एसपी साहब ने तुरंत दौड़ते हुए अनामिका के पास गए और बोला, मैडम मैंने आपको देखा नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। ये देख मानो थानेदार जैसे जमीन में धंस गया हो। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो घबराकर बार बार एसपी की तरफ देख रहा था और फिर उसके सामने खड़ी अनामिका की तरफ। अनामिका अब मुस्कुराना छोड़कर गंभीर हो गई। उनकी आंखें तेज और सख्त हो चुकी थीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और थानेदार के सामने खड़ी हो गई। गंभीर और ठंडी आवाज में बोली, थानेदार तुम्हें पता भी है तुमने अभी किससे बात की है? मैं वही अनामिका हूँ
जिले की पुलिस अधीक्षक जिसको तुमने कुछ देर पहले थाने में डालने की धमकी दी थी। अब बताओ, जनता की शिकायत सुनने के बजाय तुम लोग उनको उठाकर थाने में बंद कर देते हो और पैसे वसूलते हो। यही है तुम्हारा न्याय? यही है तुम्हारी वर्दी की इज्जत? थानेदार हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। वो कांपते हुए तुरंत दोनों हाथ जोड़कर अनामिका से माफी मांगने लगा। मैडम, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, दया कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अनामिका ने उसकी ओर सख्त नजरों से देखा और ऊंची आवाज में बोली, माफी से कानून नहीं चलता थानेदार, तुम्हें निलंबित किया जाता है और तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच भी होगी। आज से तुम इस कुर्सी के लायक नहीं हो, तुम्हें जेल में डालना चाहिए, लेकिन अभी तुम्हें सिर्फ निलंबित करती हूँ ताकि बाकी पुलिस वालों को सबक मिले। एसपी ने तुरंत सिर झुकाकर आदेश मानते हुए सिपाहियों को इशारा किया। 2 सिपाही आगे आए और थानेदार को पकड़ लिया। थानेदार हाथ जोड़कर रोने लगा। मैडम, रहम कर दीजिए, मेरी नौकरी चली गई तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अनामिका ने एक कदम पीछे हटकर ठंडी आवाज में कहा, जब तुम किसी गरीब की फरियाद सुनने के बजाय उसे धमकाते और थाने में बंद कर देते हो, तब उसके घर का क्या होता है? कभी सोचा है? यही सोचकर अब अपने घर की चिंता करना। थाने में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें अब उस महिला पुलिस अधीक्षक पर थी जिसकी आंखों में नरमी नहीं बल्कि न्याय की आग जल रही थी। अगले कुछ मिनटों में थाने का नक्शा बदल गया। अवैध रूप से हिरासत में रखे गए लड़के को तुरंत छोड़ा गया और उस थानेदार समेत 3 पुलिस वालों को मौके पर ही निलंबित कर दिया गया। ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले 3-4 दिनों तक पूरे जिले में एक दहशत फैल गई, एक गुमनाम पुलिस अधीक्षक का खौफ। कोई नहीं जानता था वो कब, कहां, किस रूप में पहुंच जाए। कभी वो एक स्कूल टीचर बनकर किसी तहसील ऑफिस पहुंच जाती, तो कभी एक मजदूर बनकर किसी पुलिस चौकी पहुंच जाती। पूरे शहर में अनामिका वर्मा के किस्से सुनाए जाने लगे। एक ऐसा अफसर जो दिखता नहीं, बस इंसाफ करता है। जनता खुश थी, लेकिन सिस्टम के अंदर बैठे कुछ बेईमान लोग बेचैन हो उठे थे। उनकी अवैध कमाई बंद हो गई थी, उनका रौब खत्म हो रहा था। और फिर वही हुआ जिसका अनामिका को अंदाजा था। एक दिन गृह मंत्रालय से एक चिट्ठी पहुंची। पुलिस अधीक्षक अनामिका वर्मा द्वारा की जा रही कार्यवाहियों की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। ये एक सीधी सीधी धमकी थी, एक चेतावनी थी कि वो अपनी हद में रहे। शाम को उसके पिता ने उसे फोन लगाकर पूछा, बेटी, ये सब खतरनाक है, तू अकेले इन सब से कैसे लड़ेगी? अनामिका ने अपने पिता को बड़े प्यार से कहा, पिताजी, जब आपने मुझे पढ़ाया था तब ये नहीं सोचा था कि लड़ाई कितनी बड़ी होगी। आपने बस ये सिखाया था कि सच के लिए लड़ना है। और वैसे भी मैं अकेली कहाँ हूँ, पूरा शहर मेरे साथ है। लेकिन अनामिका जानती थी कि ये लड़ाई अब और मुश्किल होने वाली है। रात को जब वो अपना काम खत्म करके सोने जा रही थी, तभी उसका एक भरोसेमंद जूनियर अफसर दिनेश डरते हुए उसके पास आया। वो बहुत घबराया हुआ था। अनामिका ने पूछा, क्या हुआ दिनेश? सब ठीक है। दिनेश ने कुछ बोला नहीं। उसने सिर्फ अपने हाथ में पकड़ा हुआ गोली का टैबलेट अनामिका की ओर बढ़ा दिया। अनामिका ने गोलिका पर देखा। एक बहुत पॉपुलर और सनसनीखेज न्यूज़ चैनल का लाइव शो चल रहा था। स्क्रीन पर अनामिका की तस्वीर थी और नीचे बड़ी बड़ी हेडलाइनें चमक रही थीं। पुलिस अधीक्षक के 2 चेहरे, क्या चंद्रलोक के मसीहा ही सबसे बड़ी मुजरिम है? न्यूज़ एंकर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। और ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हमारे स्टिंग ऑपरेशन में सामने आई हैं। ये वही पुलिस अधीक्षक हैं जो खुद को अंकुर बताकर घूम रही हैं। स्क्रीन पर एक धुंधला सा वीडियो चलने लगा। ये वीडियो झुग्गी कॉलोनी का था, जहां अनामिका भेस बदल कर गई थी। वीडियो को इस तरह से एडिट किया गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो चाय वाले को धमका रही हैं और फिर उसे चुप रहने के लिए पैसे दे रही हैं। फिर एक ऑडियो चलाया गया जिसमें अनामिका की आवाज़ को बदल कर दिखाया गया था। एंकर चीख रहा था, एक महिला पुलिस अधीक्षक एक पुरुष के नाम का इस्तेमाल क्यों कर रही है? क्या ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या वो ईमानदार पुलिस वालों को झूठे केस में फंसा रही है? आज पूरा देश जानना चाहता है कि अनामिका कौन है और उसका असली मकसद क्या है। ये देखकर अनामिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये हमला कोई आम लोगों ने नहीं किया था। ये हमला सिस्टम के एक ऐसे ताकतवर इंसान ने किया था जो सामने नहीं आता। उसने अनामिका की सबसे बड़ी ताकत, उसकी ईमानदारी पर ही हमला कर दिया था। दिनेश ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, मैम, ये वीडियो देश के हर न्यूज़ चैनल पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उन्होंने आपके खिलाफ एक मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया है। अब लड़ाई थाने या दफ्तर में नहीं है मैम, अब ये लड़ाई पूरे देश के सामने है और इस लड़ाई में सच का कोई गवाह नहीं होता। अनामिका की नज़रें स्क्रीन पर जमी हुई थीं, जहां एक न्यूज़ एंकर चीख चीख कर उसकी ईमानदारी की धज्जियां उड़ा रहा था। धोखेबाज पुलिस अधीक्षक, सिस्टम को धोखा, झूठे स्टंट की सच्चाई, शब्द कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे।
ये हमला अप्रत्याशित था। उसने सोचा था कि लड़ाई भ्रष्ट अफसरों से होगी, सिस्टम की धीमी रफ्तार से होगी, लेकिन ये लड़ाई तो अलग ही थी। ये लड़ाई ना तो तोप से थी ना तलवार से, ये लड़ाई थी धारणा से, एक ऐसे झूठ से जिसे इतनी बार दोहराया जा रहा था कि वो सच लगने लगा था। दिनेश ने बोला, मैम अब हम क्या करेंगे? दिनेश की आवाज़ में चिंता और बेबसी साफ झलक रही थी। वो जानता था कि इस तरह के मीडिया ट्रायल के सामने बड़े बड़े सूरमा भी घुटने टेक देते हैं। अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गोली का दिनेश को वापस थमाया और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गए। बाहर शहर की बत्तियां टिमटिमा रही थीं। वही शहर जिसके लोगों के लिए वो पिछले कुछ दिनों से दिन रात एक किए हुए थी, और आज उसी शहर के लोग टीवी पर देख रहे होंगे कि उनकी मसीहा असल में एक मुजरिम है। एक अजीब सी कड़वाहट उसके दिल में घुल गई। तभी बंगले का लैंडलाइन फोन बज उठा, फिर दूसरा, फिर उसका मोबाइल। एक के बाद एक कॉल्स, राजधानी से बड़े बड़े अधिकारियों के। किसी की आवाज़ में हमदर्दी का दिखावा था तो किसी में डांट। सबका सार एक ही था, ये आपने ये क्या कर दिया? पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की नाक कटवा दी। आपको तुरंत इस मामले पर सफाई देनी होगी। एक सीनियर अफसर ने तो यहाँ तक कह दिया, ऊपर से दबाव है, बेहतर होगा आप कुछ दिनों की छुट्टी पर चली जाएं, जब तक मामला शांत नहीं हो जाता। उसे धीरे धीरे अलग थलग किया जा रहा था। सिस्टम जब किसी को बचा नहीं पाता तो सबसे पहले उससे पल्ला झाड़ता है। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसके पिता रमेश जी खड़े थे। उनके चेहरे पर वो डर था जो हर माँ बाप अपनी औलाद को किसी मुसीबत में देखकर महसूस करते हैं। उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने टीवी पे देखा, ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं तेरे बारे में? अनामिका ने खुद को समेटते हुए कहा, कुछ नहीं पिताजी, सब झूठ है, आप परेशान मत होइए। रमेश जी उसकी आंखों में देखते हुए बोले, मैं कहता था ना बेटी, ये दुनिया बहुत खराब है, छोड़ दे ये सब, ये लड़ाई तेरे बस की नहीं है। चल हम वापस अपने घर चलते हैं। मुझे नहीं चाहिए कोई पुलिस अधीक्षक की कुर्सी, मुझे बस मेरी बेटी सही सलामत चाहिए। पिता के मुंह से ये शब्द सुनना अनामिका के लिए सबसे बड़ी हार थी। वो पूरी दुनिया से लड़ सकती थी, लेकिन अपने पिता की आंखों में अपने लिए डर देखकर वो टूट गई। पहली बार उसे लगा कि शायद वो हार रही है, शायद उसके पिता सही कह रहे हैं। उस रात वो सो नहीं पाई। बार बार उनके कानों में उस न्यूज़ एंकर की आवाज़ और उसके पिता के डरे हुए शब्द गूंज रहे थे। अगली सुबह जब वो उठी तो उनकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। वो हार नहीं सकती थी। अगर आज वो हार गई तो फिर कोई भी सच के लिए लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। ये लड़ाई अब सिर्फ उनकी नहीं थी, ये लड़ाई उस भरोसे की थी जो चंद्रलोक के लोगों ने उन पर दिखाया था। उन्होंने अपना फ़ोन उठाया और एक नंबर मिलाया। ये नंबर उनके एक पुराने कॉलेज प्रोफेसर वर्मा का था, जो अब रिटायर होकर एक शांत जीवन जी रहे थे। प्रोफेसर वर्मा सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वो पत्रकारिता और जनसंचार के विशेषज्ञ थे। वो जानते थे कि शब्दों और तस्वीरों से कैसे खेला जाता है। सर, मुझे आपकी मदद चाहिए, अनामिका ने बिना किसी भूमिका के कहा। प्रोफेसर वर्मा ने पूरी बात शांति से सुनी। सब कुछ सुनने के बाद वो बस इतना बोले, अनामिका याद रखना, झूठ की रफ्तार हमेशा सच से तेज होती है। वो तुमसे आगे निकल चुका है। अब अगर उसे हराना है तो तुम्हें एक नया, उससे भी बड़ा सच बनाना होगा। तुम एक झूठ का जवाब 100 सबूतों से नहीं दे सकती। तुम्हें एक कहानी का जवाब एक ज़्यादा सच्ची और ज़्यादा असरदार कहानी से देना होगा। ये शब्द अनामिका के लिए एक दिशा निर्देश की तरह थे। वो समझ गई कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने तुरंत दिनेश को बुलाया। दिनेश, पिछले 4 दिनों में हमने जितने भी थानों और चौकियों पर कार्रवाई की है, उन सब की वीडियो फुटेज, निलंबन आदेश की कॉपी और सबसे ज़रूरी उन सभी लोगों की लिस्ट निकालो जिनकी हमने मदद की है। अगले 2 घंटे तक अनामिका और दिनेश सबूत इकट्ठा करने में लगे रहे। उनके पास शांतिनगर थाने से छुड़ाए गए बेगुनाह लड़कों के बयान थे, झुग्गी कॉलोनी के उन लोगों के वीडियो थे जो सालों से पुलिस के अत्याचार से परेशान थे। उस बूढ़े फल वाले का इंटरव्यू था जिसकी टोकरी पर लात मारी गई थी। उनके पास एक एक चीज का कच्चा चिट्ठा था। दिनेश ने पूछा, अब इन सबूतों का क्या करेंगे मैम? मुख्य धारा का मीडिया तो हमें दिखाएगा नहीं। मुख्य धारा का मीडिया कहानी दिखाता नहीं, कहानी बनाता है। हम अपनी कहानी खुद कहेंगे, अनामिका ने कहा। उन्होंने प्रोफेसर वर्मा की मदद से एक युवा स्वतंत्र पत्रकार से संपर्क किया। उसका नाम था प्रिया। प्रिया किसी बड़े न्यूज़ चैनल के लिए काम नहीं करती थी। वो एक वेबसाइट चलाती थी जहां वो बेखौफ होकर खोजी पत्रकारिता करती थी। उसकी पहुंच करोड़ों लोगों तक थी। अनामिका ने आधी रात को शहर से बाहर एक सुनसान जगह पर प्रिया से मुलाकात की। ये एक बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन अब खतरे उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अनामिका ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, ये एक पेन ड्राइव है, इसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए। अनामिका के पास एक पेन ड्राइव था जिसमें पूरी साजिश और सबूत मौजूद थे।
उन्होंने प्रिया को दिया, जो तुरंत अपनी रिपोर्ट और वृत्त चित्र के जरिए सब सच उजागर कर दी। अनामिका की बेबसी और झूठ पर किए गए आरोपों की सारी परतें खोल दी गई। वीडियो अंतर्जाल पर वायरल हो गया। हम अनामिका का समर्थन करते हैं ट्रेंड करने लगा। सभी भ्रष्ट पुलिस अफसर बौखला गए। अनामिका और दिनेश ने साजिश के पीछे का नेटवर्क खोज निकाला और पता चला कि महानिरीक्षक आईजी रवि धवन ही मास्टरमाइंड था। उसकी ईमानदार छवि के पीछे 20 साल पुराने अपने अतीत का गहरा राज छिपा था, जिसमें अनामिका के पिता के एक करीबी की हत्या और केस दबाना शामिल था। अनामिका ने बूढ़े हवलदार ज्ञान सिंह से उस हत्या का मृत्युकालिक बयान दर्ज करवाया। उनके पास अब आईजी धवन के साम्राज्य को ध्वस्त करने के पुख्ता सबूत थे। राज्य की उच्च स्तरीय जांच समिति के सामने सबूत पेश किए गए और आईजी रवि धवन को गिरफ्तार किया गया। अनामिका को पुनः पुलिस अधीक्षक के पद पर बहाल किया गया। 20 साल बाद वो और उनके पिता वहीं गए जहां उनके पिता के मित्र की मौत हुई थी। अब वहां डर नहीं, सिर्फ सुकून था। रमेश जी की आंखों में गर्व और खुशी थी। अनामिका ने अपनी और अपने पिता के मित्र की लड़ाई पूरी कर दी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल द बुंदेलखंड हिस्ट्री को सदस्यता सब्सक्राइब जरूर करें।